हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये पहला वीडियो है इस चैनल का और इस पहले वीडियो के लिए मैंने ये सोचा है कि आज हम बात करेंगे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक के बारे में। मेरे लिए स्पेशली इससे कोई अच्छी बुक नहीं हो सकती पहली बार बात करने के लिए, क्योंकि मैं इसी बुक से, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं इसी बुक से रीडिंग में आई, मुझे रीडिंग पसंद आई, है ना। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी बुक्स रीड की हैं, लेकिन ये एक वो बुक थी जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया। इस बुक का शीर्षक जैसा कहता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और ये है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक यंग लड़की, एक टीनेजर की डायरी है ये। उसके 2 साल, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 साल इस डायरी में लिखे हुए हैं, उसने खुद ने लिखे हैं। दिस इज़ अबाउट एन फ्रैंक। एन फ्रैंक एक ज्यू लड़की है, शी इज़ जूइश, एंड ये डायरी उस टाइम पे लिखी गई है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जूइश लोगों के साथ क्या हो रहा था। बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे थे उन लोगों के साथ। तो एन फ्रैंक जो छुपी हुई है नाज़ी से एम्स्टर्डम में, अपनी फैमिली के साथ लिखती है अपनी दिनचर्या, अपनी बातें, अपनी थॉट्स, और हम सबके साथ साझा करती है। तो उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये एक रैंट है जिसमें मैं ये बोलूँगी कि ये बुक कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, और आपको पढ़नी ही चाहिए। और मुझे पता है कि आप पढ़ चुके हैं, पर जो भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने भी ये बुक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ चाहिए पढ़िए इसे, ठीक है। तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक स्टार्ट होती है एन के बर्थडे से। ये डायरी उसे दी गई थी उसके बर्थडे पर, और ये बड़े ही, जो बोलते हैं ना, चाइल्डिश वे में अपनी डायरी को स्टार्ट करती हैं कि उन्हें एक डायरी मिली है जिसका नाम वो किटी रखती हैं। अपनी डायरी को वो अपना दोस्त मानती हैं। और ये जब डायरी स्टार्ट होती तो आप देख सकते हैं कि एक बच्ची कैसे अपने टीन एज में मूव कर रही है। आप पहले ही कुछ चैप्टर से एन की विटिनेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस तरीके से वो जवाब देती है, या फिर जिस तरीके से उसने लिखा है, जिस बेहतरीन तरीके से उसने लिखा है, जिस डिटेल के साथ उसने लिखा है, आपको लगता है कि आप उसके साथ उस वक्त मौजूद हैं, आप उसके साथ उसकी ज़िंदगी को उस वक्त जी रहे हैं। तो ये किताब वहाँ से चालू होती है। एन के बर्थडे पे उसे ये किताब दी जाती है। वो अपने परिवार के बारे में बताती है, वो अपने बारे में बताती है, वो अपने स्कूल के बारे में बताती है। ऑल इन ऑल एन एक खुश लड़की है जो अपने परिवार के साथ रहती है, जिसके काफ़ी सारे दोस्त हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो एक टर्निंग पॉइंट, एक ट्विस्ट आता है उसकी लाइफ में। उसकी बहन को कॉल कर लिया जाता है नाज़ीज़ के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन कैंप के लिए, ड्यूटी के लिए। तो उसकी पूरी फैमिली हाइडिंग में जाती है। जिस जगह वो लोग हाइडिंग में जाते हैं उसका नाम है सीक्रेट एनेक्स। इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट इसके बारे में, एन फ्रैंक जब अपनी ये डायरी लिख रही थी तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे इस डायरी को एक नॉवल में कन्वर्ट करना चाहिए, और उस नॉवल का टाइटल उन्होंने जो सोचा था वो था द सीक्रेट एनेक्स। इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने डच में सोचा था, जो मैं प्रोनाउंस तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं लिख ज़रूर दूंगी स्क्रीन पे। तो ये एक फैक्ट जो मुझे पता चला इंटरनेट पे खोजते खोजते। तो एन की ज़िंदगी में एक आता है ट्विस्ट, और साथ ही साथ कहानी में भी आता है एक ट्विस्ट। तो एन की पूरी फैमिली चली जाती है हाइडिंग में। अब देखो, हाइडिंग में जो कुछ भी लिखा गया है उसको मास्टरपीस से कुछ कम कहा जा नहीं सकता, बिकॉज जिस तरीके से एन ने अपनी सारी इमोशंस को, अपने सारे सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया उसमें। एक टीनेज लड़की है, एक घर में, एक बंद घर में, एक वॉर में फंसी हुई है, अपनी फैमिली के साथ है, और एक और फैमिली के साथ, एक इंसान के साथ है जिनको वो बहुत अच्छे से जानती नहीं है। ये सारे लोग फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये खुशी भी एक्सप्रेस करते हैं बीच बीच में जब ये सेलिब्रेट करते हैं। तो इनके मन में होप है। आपको एन के लिखावट में कहीं ना कहीं होप दिखता है, होप कि वो ये वॉर ख़त्म होगी, होप कि वो एक जर्नलिस्ट बनेगी, होप कि वो एक राइटर बनेगी, होप कि वो लोगों के ऊपर एक इफेक्ट डाल पाएगी। उसका एस्पिरेशन था एक राइटर बनना। कुल ही ये एस्पिरेशन उसका सच हुआ है, बस वो ये देखने के लिए हमारे साथ नहीं थी और नहीं है कि कितना ज़्यादा इफेक्ट डाला है उन्होंने लोगों के ऊपर, कि आज तक लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। एन फ्रैंक की किताब रिलीज़ हुई थी 1947 में। इसके बाद इसे बहुत ज़्यादा सराहा गया,
तो इसका एक ट्रांसलेशन रिलीज़ किया गया था 1950 में, फ्रेंच ट्रांसलेशन, और उसके बाद उसी साल जर्मन ट्रांसलेशन भी रिलीज़ किया गया। और उसके बाद 1952 में आया था एक इंग्लिश ट्रांसलेशन, दो आए थे एक्चुअली, एक ब्रिटेन के लिए और एक अमेरिका के लिए। और उसके बाद जो पॉपुलैरिटी इस बुक को मिली वो हम सब जानते हैं। किताब से, एन की डायरी से हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। हमें ये पता चलता है कि उस टाइम जूस के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था, कैसे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, कैसे उन्हें एक येलो स्टार पहनने को बोला जा रहा था, कैसे उन्हें पब्लिक प्लेसेस से बैन किया जा रहा था, और कैसे उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डिपोर्ट किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो ज्यू हैं। एन की किताब से हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम का खान पान कैसा था। वॉर के टाइम लोग कैसे खाना अरेंज करते थे, कितनी ज़्यादा मेहनत से खाना अरेंज करते थे, और उस टाइम चोरी, रॉबरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। इनकी राइटिंग्स में आप कांस्टेंट फियर भी देख सकते हैं। एक बार क्या होता है डायरी में कि एक बार रॉबर्स एंटर कर जाते हैं और वो पूरा सीन जिस सस्पेंस के साथ एन ने लिखा है, आप बैठे रहेंगे पढ़ते हुए, छोड़ेंगे नहीं उसे जब तक आपको पता नहीं चल जाएगा कि हुआ तो हुआ क्या, क्या ये पकड़े गए। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रॉबरी थी, लेकिन जिस मास्टरफुली उन्होंने लिखा है उस रॉबरी को, उस पूरे सीन को, उनका डर आप महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप उस छोटे से कमरे में सारी महिलाओं के साथ बैठे हैं और जितने भी मेल्स हैं वो जाके नीचे चेक कर रहे हैं कि वो पकड़े गए या नहीं। सैडली एन की कहानी ख़त्म होती है बहुत जल्द, सिर्फ 2 साल में ही, लेकिन 1944 में एन की डायरी ख़त्म हो जाती है। और एन की डेथ हुई थी टाइफस के कारण, उनकी सिस्टर की भी डेथ हुई थी टाइफस के कारण 1945 में। बुक रिलीज़ हुई थी 1947 में और इंग्लिश में रिलीज़ हुई थी 1952 में। इस बुक ने काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। इनफैक्ट इस बुक की एक कॉपी रॉयल फैमिली को भी भेजी गई थी, क्योंकि एन कितनी ऑब्सेस्ड थी रॉयल फैमिली से। वो लिखती हुई है इस बारे में दैट आई हैव अ ऑब्सेशन विथ रॉयल फैमिलीज एंड फैमिली ट्रीज। तो एक कॉपी भेजी गई थी। रॉयल फैमिली के प्रिंसेस और क्वीन ने दोनों ने रिप्लाई भी किया था ऑटो फ्रैंक को, जो इनके फादर हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात इस बारे में, लास्ट इंटरेस्टिंग बात, कि एन फ्रैंक जब अपनी नॉवल का वो चुनती है, शीर्षक चुनती है, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी डायरी में से कुछ चीज़ें हटाई भी थी और कुछ चीज़ें इंक्लूड भी की थी। तो जो अभी हम वर्जन पढ़ रहे हैं वो एक एडिटेड वर्जन है उनकी डायरी का। उनकी ओरिजिनल डायरी प्रिजर्व्ड है और एन ने ओवर 40 कुछ स्टोरीज़ भी लिखी हैं, जो सब तो नहीं पर कुछ स्टोरीज़ अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं तो इंटरनेट पे मेरे ख्याल से आप पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़िएगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे ये किताब बहुत पसंद है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। किताब बहुत अच्छे से लिखी गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किताब आपको हिस्ट्री के बारे में बताएगी, रिलेशंस के बारे में बताएगी, एक टीनेजर की साइकोलॉजी के बारे में बताएगी। और अगर आप टीनेजर हैं तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, अगर आप एक टीनेजर थे तो भी रिलेट कर पाएंगे, और अगर आपका कोई टीनेजर है तो भी रिलेट कर पाएंगे। तो इस किताब को सबने तो पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, वैसे नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय।